हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबको अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो देखिए, अभी जो 11 अक्टूबर 2020 को आपका पेपर हुआ था, कब दोस्तों? 11 अक्टूबर 2020 को जो आपका पेपर हुआ था यूपी पीएससी का दोस्तों, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर लेके आए दोस्तों। यानी जीएस के जो टोटल 150 क्वेश्चन थे उनको हम हल करेंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए आप शुरू से आखिर तक देखिएगा वीडियो और अपने क्वेश्चंस मिलाइएगा दोस्तों। ठीक, तो हम टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे? पूरे 150 क्वेश्चन। देखिए कितने समय का था, आपका समय कितना था? 2 घंटे का दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और सीधा जूम करके थोड़ा सा हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें राजधानी के बारे में बताएगा दोस्तों कि राजधानी कौन सी सुमेलित है। देखिए मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ट्यूनीसिया क्या है? ट्यूनिस है, बिल्कुल सही है। अल्जीरिया क्या है दोस्तों? अल्जीरिया से, बिल्कुल सही है। मगर केप वर्डे का क्या है? बमाको नहीं दोस्तों। तो इसका है क्या, ये आपको बताना दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि केप वर्डे की राजधानी क्या है दोस्तों? प्राइया है। क्या है दोस्तों? प्राइया। याद रखेंगे दोस्तों, क्या है? प्राइया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, यही का है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हो दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन, जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन या फिर ठीक नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इस तरह सुना होगा। मगर मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। कहाँ दोस्तों? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि चिपको आंदोलन कहाँ से? चमोली शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए दोस्तों प्रमुख है दोस्तों? तो किसके लिए है दोस्तों? तो मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए अभ्रक जो मायका होता है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश होता है दोस्तों? अपना भारत है, सबसे ज्यादा उत्पादित करता है क्या? अभ्रक दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का तापमान, औसत तापमान कितना होता दोस्तों? तो आपको बता दें कितना? -18 डिग्री सेल्सियस। कितना होता दोस्तों? तो -18 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या होना? सुमेलित करना दोस्तों। तो सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। आपको पता होगा कि एटलस कहाँ है? एटलस का क्या जाता है? मोरक्को चला था। कहाँ पे दोस्तों? एटलस क्या होता है? मोरक्को। ठीक है, और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया से दोस्तों। तो ठीक, तो हमारा देखिए ए का 4 होना चाहिए और बी का 3। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ए का 4 और बी का 3, तो हमारा पहला ही ऑप्शन का मिल जाता है दोस्तों। बिल्कुल सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है दोस्तों। तो जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहता है? सीयर कहलाता है। क्या? सीयर कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में जो किंटा घाटी वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रबर उत्पादन के लिए, चाय के लिए, टिन के लिए, कहवा के लिए दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टिन के लिए। किसके लिए दोस्तों? टिन के लिए क्या है? ये फेमस है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों? टिन। ठीक है, मलेशिया भी टिन के लिए बहुत अच्छा उत्पादक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है दोस्तों? तो आपको बता दें किसमें होता है? क्लोरोफिल, कोलोजन, ठीक है, केराटिन या फिर मायोग्लोबिन। तो दोस्तों आपको बता दें जो लौह होता है ये आपके मायोग्लोबिन में होता है दोस्तों। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन में, जैसे कि क्या आपका रक्त होता है उसमें भी लौह पाया जाता है दोस्तों। क्लोरोफिल में आपका लौह नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, Mg होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर दोस्तों। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती दोस्तों? तो किस देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, ये हमें बताना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके किससे नहीं गुजरती दोस्तों। तो हमारा भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से। ठीक, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 और 4। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों? उत्परिवर्तन। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना।
तो किस में बताया गया दोस्तों, तो हमारा 9 में क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया दोस्तों। ठीक है, किसके बारे में, 9 में क्या बताया गया है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और देखिए दोस्तों भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में बताया गया दोस्तों। और भाग 3 में क्या बताया गया दोस्तों, आपको पता होगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में बताएगा। अब बात वहीं 4 की का की कर लेते हैं, 4 के का करते तो मूल कर्तव्य के बारे में बताएगा दोस्तों। तो ये चारों चीजें आप देख लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करते हैं फायर अलार्म में दोस्तों, तो किसका करते हैं, उपरोक्त सभी का दोस्तों। ठीक, किसका, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो कब जोड़ा गया था तृतीय तल दोस्तों, तो 1992 में। कब, 1992 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है दोस्तों, तो कौन सा बहुलक जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं दोस्तों, तो कौन सा है, नियोप्रीन क्या है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए कानून द्वारा संभव नहीं है दोस्तों, तो संविधान 3 के अनुच्छेद के तहत कौन सा संसद के नए द्वारा क्या है, कानून संभव नहीं है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर। नए राज्यों का प्रवेश क्या है, अनुच्छेद 3 के द्वारा संभव नहीं है। देखिए इसमें क्या करिए, आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, और जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, मगर नए राज्य का प्रवेश इसमें नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, किसमें नहीं होगा, हमारे 3 में नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश किसमें, 2 में आता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है दोस्तों। देखिए किस अंग से प्रारंभ होता है यह आपको बताना है। जो प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों उसकी अंग से शुरू होता है। देखिए अमाशय से शुरू होता है, कहां से दोस्तों, अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत तक अंत हो जाता है। ठीक, शुरुआत कहां से होगी, अमाशय से, और खत्म कहां होगा, छोटी आंत में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद का कोई भूमिका नहीं होता दोस्तों, तो कौन से पदाधिकारी होते हैं जिसमें संसद का कोई भूमिका नहीं होती दोस्तों, तो कौन कौन से, केवल और केवल 3 नंबर। कौन से, केवल 3 नंबर। कौन, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों। तो हमारा देखिए केवल 3 किसमें है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 17 का हमारा डी ऑप्शन। चलिए 18 नंबर देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, तो आपको बता दें क्या होता है, बेरी बेरी रोग। ठीक, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। तो वही रोग हमारे क्या हो जाता है दोस्तों, हो जाता है अगर पॉलिश किए हुए चावल आप खाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें होता है, राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी में, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर। राज्य निर्वाचन आयोग ही क्या करता है, इसके सब कुछ चुनाव संबंधी चीजें करवाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। ठीक दोस्तों, विटामिन के ही क्या होता है इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा 22 नंबर। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, दोनों सही ऑप्शन है दोस्तों, दोनों सही है। तुम्हारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, आपके शरीर का संतुलन बना के रखता है और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है दोस्तों। हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों सही है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है दोस्तों, तो कौन सा अनुच्छेद करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं है अनुच्छेद जो इसकी स्थापना के लिए बताता है दोस्तों। तो आपको बता दें केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 11 फरवरी 1964 को क्या हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया था दोस्तों, तो कौन सा पदार्थ जो होता है वो वृक्ष से प्राप्त किया था, हींग, सुहागा, शिलाजीत या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो कौन सा होता जो आपको वृक्ष से मिलता दोस्तों, तो आपको बता दें हींग। क्या होता है, हींग आपको वृक्ष से प्राप्त किया जाता दोस्तों। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के
आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जो अध्यक्ष हुए हैं वो किसके बाद कौन हुए दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना दोस्तों। तो हमारा देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा डी नंबर। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी वो कौन थी, जयंती पटनायक। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिस तरह से कि अभी कौन है, रेखा शर्मा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी कि आपको करंट भी याद रखना, तो कौन है, रेखा शर्मा जी हैं, तो वो चीज याद रखना। देखिए पहले जयंती पटनायक हुई, फिर उसके बाद कौन, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी हुई, फिर गिरिजा व्यास हुई और उसके बाद ममता शर्मा हुई दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया दोस्तों। तो देखिए पहला कथन क्या है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। फिर कारण क्या है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटक से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों। देखिए ये दोनों सही हैं, मगर क्या है कि एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये हमने 26 देख लिया, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको देखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, हमारा महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। और इनके दिए हुए क्या है कि दिए गए सब चीज़ें आपको बताई गई, कूट ए को कूट से 2 से मुलाकात करवाना, मतलब इनको मिलाना है दोस्तों। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किस लिए सही होगा, देखिए ए जो कह रहा हमारा क्या है, सोडियम। तो सोडियम को हम क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चाकू से सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों। और देखिए पारा के बारे में तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पारा कैसा चीज है, कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। तो पारा क्या है, एक ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है दोस्तों। जिससे कौन और ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव रूप में, तो फ्लोरीन होता है दोस्तों। इस तरह से क्या होता है, पारा हमारा ये सही हो जाएगा दोस्तों। और देखिए चांदी क्या होता है, चांदी क्या होता है दोस्तों, और विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है दोस्तों, ठीक है। हमने बताया था चांदी का तार बनाइए, उसमें करंट क्या होगा, जल्दी फैलेगा, ठीक दोस्तों। और शीशा क्या होता है, हमारा उष्मा का कुचालक होता है। तो वेरी बहुत ही सही आंसर है सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो हमें बताना है मूल कर्तव्य 4 का ए बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है, 4 का ए बिल्कुल और बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। राज्य के बारे में 6 बताया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्याय, दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, सी नंबर। भारत का महान्यायवादी ये आपके भाग 13 में नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना दोस्तों, ठीक, इनके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो इसका हमारा देखिए सही आंसर कौन सा, सी नंबर होगा। देखिए ए का क्या हो जाएगा, 2, ठीक। जो नीलत होता है वो कवक नासी होता है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए जो इओसिन होता है वो क्या होता है, लाल स्याही होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लगाएंगे तो हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अनुच्छेद है, तो 5 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, ठीक। 1 से 4 तक क्या होता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और 5 से 11 का होता है नागरिकता। फिर उसके बाद जब 12 से 35 जाते हो क्या होते हैं, मौल या फिर मौलिक अधिकार दोस्तों। उसके बाद 36 से 51 का होते हैं राज्य के निजी क्षेत्र। तो ये चीजें याद रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है दोस्तों। तो कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं, ये बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें क्या है, फाइब्राइन क्या है, एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी दोस्तों। देखिए जब हम सबसे बड़ी समिति की बात करेंगे, कौन सी समिति हो जाएगी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, या लोक उपक्रम समिति, या फिर याचिका समिति। तो आपको बता दें प्राक्कलन समिति क्या होती है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है दोस्तों। इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं, कितने, 30 सदस्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019 से 20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया दोस्तों। तो किसमें वर्गीकृत किया गया दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 35 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारक आर माना गया दोस्तों, कारण आर माना गया। तो ये चीजें आपको बतानी, इसमें सही से क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कहा गया है, कथन कहा गया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के मूल तत्व मूर्त रूप से पाए गए हैं, ठीक, जो पाए जाते हैं दोस्तों। तो और कारण क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली
जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली या संत शैली के तत्व समाहित है। तो बिल्कुल सही, दोनों क्या हैं, सही है दोस्तों। और आर जो है एक की व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा यसे विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए भी दोस्तों। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, वाराणसी और मथुरा। क्या क्या है, वाराणसी और मथुरा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए हमने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं, 36 क्वेश्चन देखे, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है दोस्तों। तो कितनी हो सकती है न्यूनतम संख्या दोस्तों, तो आपको बता दें कितनी, 12। कितनी, 12। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताना दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2.1। कितना, 2.1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को, इस सिद्धांत को स्पष्ट किया दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका दोस्तों। कौन सा, केशवानंद भारती। ठीक है, 1973 केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, हमारे मूल संविधान का जो ढांचा है यानी कि प्रस्तावना है उसके संबंधित, उसको भारत जो आपने संविधान का अंग माना था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो कौन से विधियों का प्रयोग किया था भारत में गरीबी मापने के लिए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी विधियों किया जाता है दोस्तों। तो सभी विधियों का कौन कौन सा, पहला सिर गणना विधि, सबको गिनते हैं दोस्तों। कैलोरी ग्रहण, कि कैलोरी कितने कैलोरी मिलनी चाहिए, अगर उतने नहीं मिले फिर भी गरीब हो। पारिवारिक उपभोग व्यय, अगर परिवार को सही से उपभोग नहीं मिल रहा है, ठीक, वो उसमें भी गरीब हो तो फिर भी गरीब हो जाओगे। प्रति व्यक्ति आय, ठीक, तो इसमें भी गरीबी मापी जाती है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा विकसित जो देश होते हैं उसमें क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा कथन सुमेलित नहीं ये बताना दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है। चौथा है 40 नंबर क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी बिल्कुल सही है। समान नागरिक संहिता 44 में बिल्कुल सही दोस्तों। कहाँ है, गोवा में केवल एकमात्र राज्य कहाँ है, गोवा, वहां पर क्या है, समान नागरिक संहिता दोस्तों। अब देखिए आर्टिकल 48 की बात करते हैं दोस्तों। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण किया गया, बल्कि ये नहीं होगा दोस्तों, ये आर्टिकल 48 नहीं होगा। तो आर्टिकल जो 48 होता है उसमें होता क्या दोस्तों, कृषि और पशुपालन के बारे में इसमें बताएगा कि जैसे कृषि और पशुपालन के बारे में बताएगा दोस्तों। इसी के अंतर्गत क्या होता है, गौ की हत्या करना क्या है, दंडनीय हो सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है आयुष्मान भारत के बारे में। ठीक, देखिए क्या है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा है यह योजना, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40% होती है दोस्तों। तो क्या होगा, हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएंगे दोस्तों। दोनों क्या है, सही दोस्तों। तो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने 42 देख लिए, तो 43वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है हमारा 43वां क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्य होगा, मतलब कि वो कम से कम उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सके दोस्तों। तो बिल्कुल सही है दोस्तों पहला। ठीक है, दूसरा महान्यायवादी इतना परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद को अवधारित होगा दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा केवल और केवल कौन सा ऑप्शन से होगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। जो पोषकीय पर्यटन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे दोस्तों, तो उसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रतिक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण संबंध करना दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारक आर कहा गया। तो कथन ए क्या कहता है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है दोस्तों। दूसरा क्या है, देखिए कथन कहा गया कि क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अर्धसंघात्मक कहते हैं। ठीक दोस्तों। अब दूसरा है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षीकरण का अधिकार, बिल्कुल सही दोस्तों। तो आर हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। क्या है कि आर तो हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही दोस्तों। ठीक है, कि भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों और जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो हमारा देखिए ए क्या है कि एक सत्य है परंतु आर गलत है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा,
ए सही, ए गलत है परंतु आर सत्य दोस्तों। क्या हो जाएगा, ए गलत है मगर परंतु आर क्या है, सत्य दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हौसला 2018 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो हौसला के उसमें कौन सा कथन सही, ये आपको बताना दोस्तों। 46 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमको बताना है दोस्तों। पहला है कि हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही। हमारा दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी दोनों के दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। देखिए 47 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है दोस्तों। तो किस पर, किस विधेयक पर जो गतिरोध होता है तभी लोकसभा जो बैठक होती है वो बुलाई जाती है दोस्तों। तो किस पर, सामान्य विधेयक पर। किस पे दोस्तों, तो सामान्य विधेयक पर दोस्तों जब वो होती है तब क्या होता है कि लोकसभा बुलाई जाती है, बैठक जो होती है बुलाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 47 का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए रखा था। तो कब तक के लिए रखा गया था दोस्तों, $5 ट्रिलियन दोस्तों। तो हमारा 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 2024 तक। चलिए अगला है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक। तो किस कानून से दोस्तों आपको बताना है। जैसे कि सैनिटाइजर और मास्क क्या कर दिया था, तो इमरजेंसी उसमें घोषित कर दिया था ना कि ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ हैं, इनका आप इन्हें ज़्यादा रेट पे नहीं बेच सकते हैं, ना ही इनका आप मतलब कि इन्हें स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये किस के द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये अधिकार किस में दिया गया दोस्तों, तो हमें आपको बताना किसमें, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट दोस्तों, ठीक। सॉरी, इसमें क्या है कि लॉकडाउन के जो असाधारण शक्तियों के बारे में बताया गया। तो हमारा देखिए तो इसमें किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं किसके द्वारा, 2 और 4 के तहत। तो मतलब कौन से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होता है एक, और चौथा क्या होता है, एपिडेमिक डिसीजेज है ना एक्ट। तो इसके तहत आप दवा उनका संरक्षण नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक। तो ये चीज़ें बताई गई थी दोस्तों। ये तीसरा नहीं होगा, हमारा दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, मतलब क्या हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा सी नंबर, कब, 2010 में दोस्तों, ठीक है। हमारा 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों अनुच्छेद 61, ठीक है। इसमें बताना दोस्तों कि कौन सा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमारा 51 का सही कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए पहले क्या होगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता कि राष्ट्रपति महाभियोग लगाकर के उसको हटा सकते दोस्तों। तो हमारा 61 का दूसरा सही हो जाएगा। तो 61 का देखिए पहले का दूसरा क्या हो जाएगा, और देखिए दूसरे का क्या तीसरा होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को हराना, ठीक है, 67 खा में, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 52 नंबर का नीचे दिए गए दो कथन है, देखिए कथन है और उसके कारक है दोस्तों। तो बताएगा राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ठीक, सरकार द्वारा 2020-30 के अवधि के लिए आरंभ किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला है एनपीआई का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना। तो हमारा आर सही दोस्तों, एक सही, एक गलत है परंतु आर सही दोस्तों। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, एक गलत है परंतु आर सही, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों। तो किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था दोस्तों, ये एकदम सरल क्वेश्चन है। तो कब, 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए क्या दोस्तों 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, झंडा दिवस, ठीक है। तो याद रख लेंगे दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा से है ना कथन सही है दोस्तों। तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है, ठीक है। ये बताएगा दोस्तों, देखिए ये बताएगा कि 63वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या है 63वां स्थान है। अगला है वर्ष 2019 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। तो बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से स्थानों पर है। तो किस स्थान पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थित है दोस्तों। तो आपको बता दें कहां पर है दोस्तों, लखनऊ में, ठीक, कहां पे है, लखनऊ में दोस्तों। अगला केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बांड
में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी। कितनी बढ़ा दी गई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 56 का हमारा डी ऑप्शन यानी 15% बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो किस कार्यालय के अंतर्गत आता है ये आपको बताना दोस्तों। तो हमारा 57 का डी ऑप्शन हो जाएगा किसके? नीति आयोग के अंतर्गत दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना दोस्तों। क्या करना है? इसको सुमेलित करना है कि देखिए ये आपको दी है योजना दी गई है पीएम जन आरोग्य अभियान और पीएम वय वंदन योजना और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों कब शुरू किए गए हैं इसको आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें जो चौथा ऑप्शन होगा आपका ये जो है स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया? तो 2014 में दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं दोस्तों। यही क्या है? गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो कौन सा कथन सही ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर, यानी दोनों कथन सही हो जाएंगे। मतलब क्या कि निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किए गए। इसमें उद्देश्य क्या है? 20 छात्रों के स्टार्टअप है तो प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना दोस्तों। बिल्कुल सही। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं पारिस्थितिकी संक्रमण ठीक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। किसने? बेनेट ने। किसने द्वारा? बेनेट द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्या कहता है दोस्तों हमारा, उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन और मीथेन ये पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है दोस्तों? तो आपको बता दें कौन सा नहीं है? परिचायक पर्यावरण ये क्या है? इसका अंश नहीं है। अगला देखिए कथन दिया गया और उसमें क्या है? कारक दिया गया दोस्तों। तो उसी प्रकार से आपको इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये बताना दोस्तों। देखिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिल्कुल सही दोस्तों। आर क्या कहता है कि बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्र के चतुर्दिक केंद्रित है। बिल्कुल सही दोस्तों। दोनों क्या है? एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है दोस्तों? तो कौन सा है ये आपको सही बताना। समुद्र तल का बढ़ना दोस्तों। ठीक है समुद्र तल का बढ़ना या हिमनद का पिघलना या फिर दोस्तों बीमारियों का फैलना या प्रवाल का विरंजन होना। तो सभी क्या है? बिल्कुल सही है दोस्तों। एक ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी 4 ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा 1 2 3 4 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसको आपको बताना है कि TTCI किसके द्वारा जारी करते हैं? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 हो गया। 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालानुक्रम अनुसार सुव्यवस्थित करना दोस्तों। पहला है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या ब्रडलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन या फिर द लिमिट टू ग्रोथ रिकॉर्ड्स जो इसको प्रकाशन वर्ष है इसका आपको सही से सुमेलित करना मतलब सही ढंग से इसको लगाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 67 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर पहले चौथा हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा दोस्तों और फिर दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, तीसरे पे यह आ जाएगा और चौथे पे यह आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर फिर कालानुक्रम अनुसार इसको सही से लगाना दोस्तों कि कौन सा की स्थापना कब हुई दोस्तों। इन पे आपको विचार करना सबसे पहले क्या हुई ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है तो देखिए हमारा 68 का क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। फिर उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम चलाएगा। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथे का पहला ही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं दोस्तों? चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं? हरियाणा का नहीं दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये तीनों जगह फैला हुआ दोस्तों मगर हरियाणा में नहीं है दोस्तों। ठीक है जैसे आज चंबल नदी पूछा था एक बार क्वेश्चन कि किन राज्यों से होकर बहती है तो दोस्तों ये आपके तीनों राज्य हो जाएंगे दोस्तों। आपका हरियाणा नहीं होता। ठीक दोस्तों हरियाणा गलत होगा। चलिए कौन सा है? कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही
सही है दोस्तों? तो आपको 70 में बताना है कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो कौशल अभियान भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी से प्रशिक्षित करना दोस्तों। ठीक है, तो सूचना तकनीकी से प्रशिक्षित करना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो हमारा 71 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 2019 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है दोस्तों? तो किस वंश के? ठीक है, किस वंश के दोस्तों? तो हमारा 72 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इच्छाक वंश के। ठीक है, इच्छाक वंश, जिसके क्या थे? राम भगवान इच्छाक वंश के थे। जी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था दोस्तों? तो आपको बता दें, देखिए, अलग समिति और लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो आपको बता दें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अलग समिति। अलग समिति क्या है? इसने क्या था? कैलोरी प्रति व्यक्ति के आधार पर इसने क्या बताया था? इसके आधार पर इन्होंने आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था दोस्तों। और ये बता दें कब समिति आई थी दोस्तों? तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1977 में हुआ था दोस्तों। और इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी तो 1989 में की थी दोस्तों। ठीक है, 89 में। और इसने बताया था क्या कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर 2400 कैलोरी अगर प्रति व्यक्ति को मिल रही तो वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों के लिए, देखिए शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, क्योंकि ग्रामीण में क्या होता है वो ज्यादा मेहनती होते दोस्तों। तो इसने क्या कहा? अगर किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति को अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल रही दोस्तों तो वो गरीब नहीं दोस्तों। और शहरी के लिए 2100 कैलोरी अगर मिल रही तो गरीब नहीं दोस्तों। ठीक है, तो किसने बताया था? जो आपकी अलग समिति है, वाई के अलग समिति कब आई थी? 1977 में। रिपोर्ट कब पहुंची गई थी दोस्तों? 1979 में। ठीक, 1979 में दोस्तों। और इसने कहा क्या था कि किसके आधार पे बताया था दोस्तों? कैलोरी प्रति व्यक्ति के आधार पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं लकड़वाला समिति जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ये भी पूछा था। तो इसका निर्माण अगर देखते हैं तो 1989 में होता दोस्तों। और इसने रिपोर्ट कब? 1993 में सौंप दी। कब? 1993 में दोस्तों। इसने क्या कहा था? इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, ठीक दोस्तों, किसके आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसने प्रस्तुत किया था। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति पूरा नाम है दोस्तों। तो इसने क्या कहा था? इस देखिए 2005 में ये आया था और रिपोर्ट 2009 में इसने प्रस्तुत की दोस्तों। ठीक है, इसने किसके आधार पर बताया था? तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के व्यय के बारे में, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के बारे में इन्होंने गरीबी और अमीरी के बारे में बताया था। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति शहरी, अगर ग्रामीण की बात करते हैं, अगर कोई ग्रामीणी व्यक्ति है वो अगर दिन के 27 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है दोस्तों। 27 रुपए अथवा 816 रुपए मासिक, ठीक, महीने के 816 रुपए। और ग्रामीण, ठीक है, समझिए दोबारा से, अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति हर दिन के 27 रुपए या फिर मासिक के 816 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। वहीं शहरी के लिए बताया था उन्होंने कि अगर कोई शहरी व्यक्ति 33 रुपए प्रतिदिन कमाता है और या फिर 1000 रुपए मासिक कमाता तो वो गरीब नहीं दोस्तों। ठीक है, और इसके आधार पे लगभग कितने परसेंट गरीबी पाई गई थी भारत में? 21.9%। ठीक दोस्तों, ये चीज आप लोग याद रख लेंगे। और देखिए अगर बात करते हैं निर्धनता जो आकलन करता है, कौन करता है? तो NSSO। कौन करता है? NSSO दोस्तों। ठीक, अब देखिए रंगराजन समिति क्या थी, इसके बारे में समझ लीजिए आप। जो रंगराजन है ये समिति क्या थी? देखिए इसको किस लिए भेजा गया था दोस्तों? इसने क्या था कि जो तेंदुलकर समिति थी दोस्तों उसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था दोस्तों। फिर इसने क्या किया? इसने भी उसी आधार पे इसको किया, मगर उसने कहा थोड़ा सा बढ़ा दिया रेट। जो देखिए जो तेंदुलकर समिति ने क्या कहा था 27 रुपए दिन का होना चाहिए, तो इसने क्या कह दिया दोस्तों, जो मासिक जो थी है ना, तेंदुलकर समिति ने क्या था मासिक कितना था? 816 था। ठीक दोस्तों, 816 था, तो उसे बढ़ाकर इसने क्या कर दिया? 972 कर दिया। किसने? रंगराजन समिति ने। और जो शहरी का था, कितना था शहरी दोस्तों? आपको बताया 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए कहा था, 1000 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होगा। किसने कहा? तेंदुलकर समिति। तो रंगराजन समिति ने क्या बोला कि 1000 नहीं भैया, इसको बढ़ाकर कितना करना चाहिए दोस्तों? 1407 रुपए। 1407 रुपए पाने वाला गरीब नहीं होगा। ठीक, और इसके आधार पर कितने परसेंट जनसंख्या बेरोजगार थी, मतलब गरीब थी? तो 29.5% जनसंख्या क्या थी? निर्धन पाई गई थी दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा विस्तार कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि देखिए मौर्य काल में एग्रोमोनोई उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का मापन करता था दोस्तों? तो किसका करता था ये आपको बताना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 74 का डी नंबर, क्या? राजस्व प्रबंधन। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? देखिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक असमानता। ये क्या होता है? इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, क्या है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, आपको इसको मिलाना है दोस्तों। देखिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखो मत्स्य क्या होता है? मत्स्य किसकी थी दोस्तों? विराटनगर की। दोस्तों किसकी राजधानी थी मत्स्य? विराटनगर की। और जो आपकी कुरु है दोस्तों, कुरु किसकी है दोस्तों? तो कुरु किसकी है? इंद्रप्रस्थ की है ना, इंद्रप्रस्थ जिसको दिल्ली बोलते हैं आप। ठीक है, सूरसेन किसकी है? मथुरा की है। औसमा किसकी है? पोतन के दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था दोस्तों? गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? हमारा 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किसने? ऑस्कर लुईस द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए कथन और निष्कर्ष के बारे में बताएगा, कथन और तर्क के बारे में, कारण के बारे में बताएगा। पहला कथन क्या है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। जो आर है दोस्तों, ठीक है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था दोस्तों? तो कौन सा नहीं था दोस्तों, इसके बारे में बताना। तो हमारा 89 क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनीति एवं विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व खोजा दोस्तों? किसने खोजा था? तो किसने खोजा था दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वीएस वंगकर ने। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था दोस्तों, तो वह प्रतिवेदन किस लिए था दोस्तों? इसका आपको सही आंसर बताना। तो किसके लिए था दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्या कह रहा है हमारा? 82 नंबर देखते हैं। फिर से दोस्तों आपको मिलाना, देखिए मिलान करना है। हड़प्पा पुरा स्थल है और राज्य कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको बताना। देखिए बालू, तो बालू दोस्तों कहाँ था? तो हरियाणा से का बालू कहाँ था? तो हरियाणा। एक हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे हम बात करते हैं अगर मांडा की, तो मांडा हमारा कहाँ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे था? सॉरी, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर था दोस्तों, बिल्कुल सही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर जो स्मार्ट सिटी में गिने गए थे दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। कितने? 12 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 नंबर का कहता है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही करिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूज ईद या फिर अल मसूदी या फिर अलबरूनी ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए 84 का हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला क्या है? बिल्कुल सही है। और शामपुर या तो सब सूर्य पूजा से संबंधित हो, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग से प्रमुख है दोस्तों? तो किस विभाग से प्रमुख है दोस्तों? तो हमारा 85 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? नीति आयोग से। ठीक दोस्तों, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था दोस्तों? तो कौन गया था मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों? ठीक है, तो ये आपको बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन गए थे? NM जोशी जी। कौन गए थे? NM जोशी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर क्या है? वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है दोस्तों, लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमारा 70 किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेचल कार्सन दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है सफेल 1784 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो देखिए क्या है कि कौन सा सही है बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा
मद्रास पुनः प्राप्त किया गया, तो बिल्कुल सही है इसके द्वारा दोस्तों, दोनों सही हैं, तो दोनों सही है, मतलब हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं दोस्तों, पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा या परिवार नियोजन दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 89 का डी नंबर। देखिए हमारा परिवार नियोजन इससे संबंधित नहीं होता दोस्तों, बाल विकास से परिवार नियोजन से क्या मतलब दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मगर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है फिर सूची का मिलान करना दोस्तों, सूची का मिलान करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कब क्या और कैसे आया था दोस्तों, तो इसका डेट बतानी है आपको और इसको मिलान करना है सही ढंग से दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन से आप लोग मिला लीजिएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1878 दोस्तों, ठीक है, और दूसरे का पहला हो जाएगा सही पद क्या होगा 1876 में दोस्तों, इस तरह से देख लेंगे तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है फिर से आपको कूट का मिलान करना दोस्तों, ठीक है, सुमेलित करना है 91 का, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये बताना है कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों, ये आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों, तो आपको बताना है यार क्या है, तो नगरीय थी, क्या है नगरीय थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय थी दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक समाज कैसा था दोस्तों, तो कृषक था, क्या था कृषक था दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लें, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 91 का, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले तरफ चलते हैं, अब 92 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा 92, भारत में सिक्किम का विलय किसने किया दोस्तों, लॉर्ड हेंगस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड ऑकलैंड दोस्तों, तो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी बने थे दोस्तों, तो कौन सी जनगणना में इन्हें 10 लाखी किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 1971 में किसे कानपुर को, 1981 में लखनऊ को 10 लाख ही बनाए गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों, किसने नहीं लिया था दोस्तों, तो आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था दोस्तों, किसने नहीं लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग इसमें नहीं लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्या है, फिर इसको सुमेलित करना दोस्तों, तो देखिए 95 को सुमेलित करना है, जजमानी, 12 बलूट या फिर मिरासी या फिर अडाडे दोस्तों, इसके बारे में बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित होगा दोस्तों, तो हमारा 95 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा डी नंबर, तो हम डी से क्या करेंगे मिला लेंगे, पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा और चौथे का तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा दोस्तों। अगला है फिर से सुमेलित करना दोस्तों, देखिए फिर से सुमेलित करना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, तो रचनाओं के साथ में आपको मिला देना है दोस्तों, ठीक है, रचनाओं के साथ में आपको 96 को मिला देना दोस्तों। तो आपको बता दें जो आपकी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है दोस्तों, ये किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, लाला लाजपत राय जी की, तो हमारा पहला लाला लाजपत राय जाएगा। और देखिए गीता रहस्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों, तो हमें पहला ही मिल गया, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग तो ये किसकी है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, और इंडिया फ्रीडम विंग्स ठीक दोस्तों किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन 97 का क्या हो जाएगा दोस्तों, किसने की, रॉबर्ट ई पार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी दोस्तों, तो किसने की थी दोस्तों, तो हमारा 98 का बिल्कुल सही जाएगा हैदर अली दोस्तों, टीपू सुल्तान के कौन थे आपको बताना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है दोस्तों, पहला क्या है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो है ही है, जंगलों में आग लगा देना बिल्कुल सही है, और तीसरा क्या है कि वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये भी है दोस्तों कि देखिए ये भी है दोस्तों, और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दोस्तों, इससे ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ रहा, मगर क्या है कि देखिए आप किसी के प्रकृति का नाश कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कोई विलुप्तिकरण हो जाएंगे, जंगल में आग लगी उससे भी हो जाएंगे, और देखिए अवैध व्यापार करोगे वन्य जीवों का तो उससे भी हो जाएगा, मगर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए कूट देना, देखिए कथन और उसके कारण दिए गए। पहला का कथन क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों को भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। दूसरा है आर कारक का कारण क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए दोस्तों, तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 100 का बी नंबर, बिल्कुल सही होगा, दोनों
क्या है, सही है, परंतु ए आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 101 नंबर देखते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया दोस्तों? तो कहां पे समर्पित किया गया ये आपको बताना। तो कहां पर दोस्तों? हुबली में। कहां पे? हुबली में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम अनुसार सजाइए दोस्तों। तो इनका सही कालानुक्रम का हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 3, 2, 4, 1 दोस्तों। चलिए अगले तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए करंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन मंगल का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया दोस्तों? अरब कंट्री का पहला देश कौन बन गया? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई दोस्तों। कौन? यूएई बन गया दोस्तों, पहला राज्य, पहला देश। ठीक, चलिए अगला है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलाकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलाकुंडा का शासक कौन था दोस्तों? तो ये आपको बताना दोस्तों। तो कौन था दोस्तों? तो कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह दोस्तों था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा? भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए एक मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया दोस्तों? इसको आपको बताना दोस्तों। तो कौन सा जाएगा हमारा? डी नंबर। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक दोस्तों, 105 क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? अकबर के लड़के और लड़कियों की आयु, विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था दोस्तों। ठीक है, किसने किया था? अकबर ने। ठीक, तो दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसने किया था दोस्तों। अगला है अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आइडिया समिट, ठीक, 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें बताना आपको कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखिए, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विषय भारत का सशक्तिकरण था, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या है? केवल ए सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना दोस्तों। कौन सा सुमेलित करना दोस्तों? तो हमारा देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 108 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया दोस्तों? तो कहाँ पे किया है? तो 109 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। कहाँ पे? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा जो सुमेलित है दोस्तों? तो आपको बता दें शेख निजामुद्दीन औलिया, ये आपका मुल्तान में है दोस्तों। कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। ठीक, दिल्ली में। तो ये भी याद रख लेंगे। जो आप अजमेर जाते हैं तो अजमेर में किसका है, किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्तों। ठीक है, दौलताबाद में किसका है? बुरहानुद्दीन की। और मोहम्मद हुसैनी कहाँ है? गुलबर्गा में दोस्तों। और मुल्तान में नहीं है दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है? तो दिल्ली में है दोस्तों। चलिए अगला है भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की थी कि वर्ष 2021 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसके बारे में बताना दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज प्रवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था दोस्तों? तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहर आगरा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? नहर आगरा हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे पुरानी नहर है अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैशडॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना है दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा? मोहन बागान दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किताबें नौरस नामक पुस्तक का लेखक है दोस्तों? कौन है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय दोस्तों। अगला है भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई। तो कहां से कहां तक चलाई गई दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहां से? देवलाली महाराष्ट्र लेकर दानापुर बिहार तक चलाई गई दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद एवं ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए आने वाले समय के लिए दोस्तों। कहां पे? मिर्जापुर में बहुत ही बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा दोस्तों फ्रांस की सहायता से दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपको सुमेलित करना दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? ये बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं? ईस्ट एशिया सम्मेलन, ये सिंगापुर, यही क्या है? सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया दोस्तों? कितने स्थलों को शामिल किया गया दोस्तों? तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? 6 स्थलों को। कितने? 6 स्थलों को। अगला है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत शुरू की थी दोस्तों? तो ई लोक अदालत किसने शुरू की थी दोस्तों?
तो ये आपको बताना। देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना कि सबसे पहले किसने लोक ई अदालत शुरू की थी दोस्तों, ठीक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या बिहार ने दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, क्या कह रहा है हमारा 120 नंबर। हाल ही में जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के जो निवासी हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वहां के जो जनजातियां हैं, तो कौन सा नहीं है, रेंगमा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है दोस्तों। विश्व के कुल बाघों की जनसंख्या का आबादी कितना, 70% है, ठीक। भारत में विश्व का कितने 70% बाघ कहाँ है, भारत में, ये कह रहा है पहला ऑप्शन दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, हमारा भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों से बाहर रहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, केवल और केवल ए ही सही है दोस्तों, क्या हो जाएगा, केवल ए सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, 122 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सतलुज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी की थी दोस्तों, तो किसने कर ली दोस्तों मेजबानी, तो आपको पता होना चाहिए किसने की है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दोस्तों, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 124 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। खस क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, देखिए खस क्या होता है, आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित दोस्तों, तो सार्थक किससे संबंधित है, यह आपको बताना दोस्तों, किससे संबंधित है, अपतटीय गश्ती जहाज से दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए झील को मिलाना दोस्तों, देखिए साला झील कहाँ पे है, तो साला झील आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ पर, हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, कहाँ पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, बड़खल झील कहाँ पे, हरियाणा में दोस्तों, और लोकटक झील आप मणिपुरी में, ये बहुत ही चर्चित क्योंकि इस पे क्या है, तैरता हुआ अभ्यारण्य स्थित दोस्तों, ठीक, याद रखेंगे। और काली वैली झील कहाँ, तमिलनाडु में, मतलब हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की 2020 में किया था दोस्तों, किसने किया था, पशु के बारे में किसने सोच लिया, इतना अच्छा क्वेश्चन, तो देखिए किसने, हरियाणा राज्य ने, ठीक, हरियाणा यानी खट्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में बताना है दोस्तों कथन कौन सा कारक कौन सा सही है। देखिए अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों में सबसे बड़ा केंद्र है, तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती दोस्तों, तो 128 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। देखिए भाई सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादित करता है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे कच्चा माल भी मिल जाता है अच्छे से, तो हमारा ए आर की आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या करता है, आर की व्याख्या करता है दोस्तों। अगला है 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला को वस्तुतः उद्घाटन किया दोस्तों, तो कहाँ पे किया, कौन से दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, कहाँ, कोलकाता, नोएडा और मुंबई में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी नवीनतम पर्वत शैली कौन सी दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाद्री श्रेणी, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया दोस्तों, तो कौन सा, कुशीनगर। अब देखिए कुशीनगर हवाई अड्डा किस लिए बनवाएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है दोस्तों, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर दोस्तों, ठीक। कुशीनगर क्या है, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रचलित जगह है, इसलिए इसको टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित किया जा रहा है दोस्तों। अगला है, सूची ए को सूची बी के साथ क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ का है दोस्तों, ये आपको अच्छे से मिला देना दोस्तों, ए और बी को दोस्तों। देखिए इंद्रावती कहाँ पे दोस्तों, तो आपको बता दें इंद्रावती कहाँ पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, कहाँ पड़ता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में, तो ए का 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए मोलेलेम कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये आपका सही क्या हो जाएगा, गोवा में दोस्तों, ठीक है, गोवा में। और जो कासेसर है दोस्तों, ये आपका कहाँ होगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, हमारा हरियाणा में दोस्तों, ठीक है। और हमारा डी का होगा बेतवा, झारखंड में दोस्तों, ठीक। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश
को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में जून 2020 के लिए नहीं चुना गया दोस्तों। तो आयरलैंड, नॉर्वे, कनाडा या मॉक्सिको दोस्तों। तो किसको नहीं चुना गया दोस्तों, ये आपको बता देना। तो किसको नहीं चुना गया दोस्तों, 133 का हमारा डी ऑप्शन कनाडा को दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है, तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर। 1 और 3 क्या है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति नीति संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किया। पहला है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी दोस्तों। तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। बी क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, केवल ए ऑप्शन सही है। अगला कश्मीर घाटी है। तो कश्मीर घाटी कहाँ है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना। तो आपको बता दें, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी आपकी पड़ती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की थी दोस्तों। तो किसने की है, तो किसने की दोस्तों, तो दिल्ली ने। देखिए विद्युत चालित जो होते हैं उनकी प्लेट कैसी होती है, हरी होती है दोस्तों। जैसे आप कोई कार देखेंगे जो बिजली से चलती होगी, विद्युत चलती होगी, उसकी प्लेट क्या होगी, हरी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से लगाइए दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की ओर से क्रम को लगाना आपको दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और 1 नंबर ही सही हो जाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेतवा। और चौथे पर सोन हो जाएगा। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता दोस्तों। तो किसने जीता दोस्तों, तो हमारा 139 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, नांदी फाउंडेशन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। फिर आपको क्या करना है, सुमेलित नहीं दोस्तों, कौन सा अयस्क जो है वो सुमेलित नहीं दोस्तों, देश के साथ बताया गया दोस्तों। तो हमारा 140 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा, जर्मनी, नॉर्मैंडी क्या है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। 40 नंबर हो गया, 41 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह में अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था दोस्तों। तो किस बंदरगाह से होकर भेजा गया दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चट्टोग्राम, जिसको चिटगांव बोलते हैं दोस्तों, चिटगांव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित किया दोस्तों। तो किस प्रदेशों में दोस्तों, तो हमारा 142 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। चलिए अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो किसको किया गया दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 43 का डी, अशोक साहनी को। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, फिर से सुमेलित करना आपको। ठीक है, ये देखिए आपके क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है, चक्रवात दोस्तों। तो इसको आपको सुमेलित करके आपको सही ढंग से इसको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए बैगुआ कहाँ है, तो बैगुआ बता दें आपको फिलीपाइंस में। ठीक दोस्तों, तो हमारा ये 3 हो जाएगा। और हरिकेन कहाँ दोस्तों, तो हरिकेन कहाँ है आपका, हरिकेन कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो हरिकेन हमारा पड़ जाएगा कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। ठीक है, और टाइफून कहाँ पड़ता है दोस्तों, टाइफून कहाँ है, चीन में दोस्तों। और बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्या कह रहा है कि सुपोषण, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है दोस्तों। ठीक है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल सही दोस्तों। ठीक है, और अगला है, यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो बिल्कुल सही, हमारा ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित दोस्तों। तो किस पर अवस्थित हो दोस्तों, डार्लिंग श्रृंखला। हमारा 46 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दक्षिण पश्चिमी तट पर। देखिए मर्रे और डार्लिंग ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की 2 नदी है, मर्रे डार्लिंग। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगला 147 नंबर दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, इनमें आपको कालक्रम अनुसार सही से सुमेलित करना दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। पहले क्या आएगा, वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा, दूसरे पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, और तीसरे पे हाथी है, और चौथे पे क्या हो जाएगा, जैव विविधता अधिनियम दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 148 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित दोस्तों। तो कौन सा हिंद महासागर से संबंधित दोस्तों, तो हमारा कौन सा है, अगुलहास धारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो भू रसायन चक्र, क्या बोलते हैं, जैव भू रसायन चक्र दोस्तों। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित सूची को क्या करना है, मिलाना है दोस्तों। जनजाति
जाति क्या है, न जाति समूह है दोस्तों, उनको मिलाना दोस्तों। ठीक है, देखिए यहूदी, आपको पता भाई एकमात्र यहूदी देश कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, इजराइल है दोस्तों। क्या है, इजराइल है। अब देखिए 1 का 4 कहाँ मिलता है, 1 का 4, देखिए 2 ऑप्शन मिल गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी भी मिल जाएगा। अब सी को हमें बताना दोस्तों, तो सी को हमें क्या करना है, बताना है। तो 150 में का सी हमें देखना है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए हमने 150 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, और जो हमने कमेंट आपको बताए थे क्वेश्चन के लिए, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे दोस्तों। अगर पसंद आए दोस्तों तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार, और देखिए इसी प्रकार के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसी बता दें हमने क्या है कि जो भी सी टैट का है, ठीक दोस्तों, सी साइड का पेपर भी सॉल्व करा के रखे हैं। आप हमारे किस पे जाएंगे, यूपीपीएससी। ठीक, आप जब जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूपीपीएससी के नाम से आपको मिल जाएगा, आरओ के नाम से मिल जाएगा फोल्डर। वहाँ पे जाकर के आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। 2016 से लेकर के 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 सब पेपर हमने सॉल्व कराया दोस्तों। तो वहाँ पर जाइए, आपको यूपीपीएससी और पीसी से संबंधित बहुत सारे नोट्स चीज़ें मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, सी साइड के हों चाहे जिसके हों दोस्तों, मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।